हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 07 चैप्टर मोशन का। और लेक्चर नंबर 06 में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय ग्राफिकल मेथड ड्राइव किए थे। लेक्चर नंबर 07 में हम कवर करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स इनके होते हैं, क्योंकि एक टॉपिक हमारा ये बचा हुआ है। तो इसको कंप्लीट करेंगे और 3 से 4 न्यूमेरिकल आप लोग को हम करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है। क्या हमने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली सर्कुलर ऑफ मोशन जो है, सर्कुलर मोशन वो 2 टाइप्स के होते हैं। हमारा सिलेबस में एक गिवन है। ठीक है, कौन सा? UCM। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा है NUCM। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म पूरा लिख देता हूं, यहां तो मैंने शॉर्ट लिखा ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पहले इसको जानने से पहले हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो वहां हमने क्या डिफिनेशन देखा था? यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा था? ठीक है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने क्या देखा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट travel equal distance in equal interval of time, it is known as uniform motion। ठीक है, उसी प्रकार से हम इनको भी डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या हमने कहा कि थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे? when an object traveled equal distance in equal interval of time, equal interval of time in circular path, it is known as uniform सर्कुलर मोशन। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UCM। ठीक, क्या लिखा हमने? हमने लिखा कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है सर्कुलर मोशन में तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आसान करता हूं। ठीक है, when an object traveled equal distance in equal interval of time in a circular motion, that is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हमने कहा? हमने ये कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
सर्कुलर पाथ में कंप्लीट करता है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, आराम से समझो, ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक, सेंटर से हम लोग जानते हैं रेडियस क्या होता है। ठीक है, रेडियस जरा सा देखो, अगर देखना है तो, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, हटा दो। ठीक है, सपोज दैट मान लो कि यहां से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करने में, तो मैं मान लेता हूं कि 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है, 10 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कितना? 10 मीटर। ठीक है, तो अनदर जो 1 मिनट होगा उसमें ये ऑब्जेक्ट भी 10 मीटर का डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, अनदर 1 मिनट में, 1 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, फिर अनदर 1 मिनट में, फिर अनदर 1 मिनट में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 मीटर का। ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन ये होता होगा। क्या कंफ्यूजन होता होगा? कि यार डायरेक्शन चेंज है, मैं आ रहा हूं वहां पे। ठीक है, हमने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है 1 मिनट में 10 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, अनदर 1 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनदर 1 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम जानना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे स्पीड इसका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, बट स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं 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 नहीं, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट नहीं है। जब डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो क्या इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी हम मुझे बता दोगे क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो मुझे यह बता दो कि क्या क्या डेल वी कांस्टेंट होगा? नहीं। ठीक है, डेल वी कांस्टेंट नहीं है। जब डेल वी कांस्टेंट नहीं है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, बार बार अगर आप देखें तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है? निरंतर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? नहीं। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? तो याद करो हमने एक बात कहा था कि शायद उसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक भी कहीं पे किया था कि क्या हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए, ठीक है, वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहां पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां एक्सेलरेशन देखो भैया, जब डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट यहां था तो इसकी डायरेक्शन अप में था, जब ऑब्जेक्ट यहां है इसकी डायरेक्शन इधर हो गया, जब ऑब्जेक्ट यहां है इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, जब ऑब्जेक्ट यहां है इसकी डायरेक्शन ऐसे, जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगी, याद करो जरा सा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, डायरेक्शन में। ठीक है, आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो रेडियस से कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। लो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहां से ओ मान लिया, ये रेडियस। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमेशा जो है एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यूसीएम, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज always always accelerated motion, accelerated motion। ठीक है, हमेशा जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक, अब आगे में चलते हैं और बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, चाहे सिलेबस में हमारा है या नहीं है।
ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, 11th क्लास में आप लोग पढ़ लेना। जितना मैं कवर करा रहा हूँ, जिसमें आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन कवर कर रहे हैं हम। जान लेंगे तो उसमें क्या जा रहा है, ठीक है। जानने में कुछ नहीं जा रहा है, कवर करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। अब क्या लिखेंगे भाई इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे बताओ? देखो आराम आराम से मैं करवा रहा हूं, आप भी आराम आराम से करो, ठीक है। समझो, फिजिक्स रटने का चीज नहीं होता, फील करने का चीज होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अगर हम लिखें कि when an object traveled, ठीक है, unequal distance in equal interval of time in circular path, it is known as non-uniform circular motion, भैया इसका तो ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, आप समझते हैं हमने क्या डेफिनेशन लिखा है? हमने ये लिखा कि जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सर्कुलर मोशन में कंप्लीट करता है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आसान करते हैं, अब समझो। जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सर्कुलर पाथ में कंप्लीट करता है, तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। क्या हमने कहा? अब जरा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। हमने ये कहा कि सपोज दैट यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया v वेलोसिटी के साथ में, ठीक, v1 वेलोसिटी ले लेते, ठीक। और एक मिनट में ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर कह देते हैं ना यार, कोई दिक्कत नहीं, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक, समझ लेना। तो एक मिनट में कितना कवर किया इन्होंने? एक मिनट में इन्होंने 20 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर किया, ठीक। अनदर 1 मिनट में यही ऑब्जेक्ट 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक। ये v2 वेलोसिटी हो गया और ये v1 वेलोसिटी। हम इसको ले लेते हैं कि यहां से यहां तक जो है, और यहां से यहां 20, यहां से यहां 25, ठीक है, कोई बात नहीं, समझो जरा सा। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, v1 वेलोसिटी के साथ में, और 20 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर रही है, ठीक है। इसको 15 ले लेते हैं, 15 मीटर, ठीक है। v1 वेलोसिटी के साथ में एक मिनट में 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, अनदर 1 मिनट में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, अनदर वेलोसिटी यानी कि, ठीक है, अनदर 1 मिनट में ये 25 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रही है, ठीक है। और इसी तरीके से यह ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है। तो क्या यहां से हम बता सकते हैं कि क्या इसकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड है वो कांस्टेंट है? सोचो जरा सा,
ठीक है, देखो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव किया तो v1 वेलोसिटी के साथ में मूव किया, लेकिन यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट मूव किया तो v2 वेलोसिटी के साथ में मूव किया, और यहां से जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो v3 वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, ठीक है, और यहां से जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो v4 वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हम यहां से देख पा रहे हैं कि क्या इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्पीड देखो, स्पीड कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं, ठीक। अब बताओ डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन कैसे कांस्टेंट होता है? ठीक है, डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं, ठीक। हम बात करते हैं वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? जी नहीं, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेंगे ना? बिल्कुल नहीं, ठीक है। डेल वी कांस्टेंट ना, ये कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, ठीक है। बताओ कंफ्यूजन है क्या इसमें? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो भैया यहाँ मैंने कहा ना कि यहाँ v1 वेलोसिटी के साथ में ऑब्जेक्ट चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे v2, यहाँ v3, यहाँ से v4, ठीक है। तो इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, अच्छा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं यार? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जरा सा मैं पीछे का कुछ बात याद दिलाता हूँ, याद करो जरा सा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा था, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यहां हमने क्या किया, एक वर्ड हमने ऐड किया है सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ में कंप्लीट करता है तो ऐसे मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सवाल आ जाता है कि अगर न्यूमेरिकल हमारा सर्कुलर मोशन पे बेस्ड रहा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? ठीक है, जाहिर सी बात है माइंड में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला वही रहेगा स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। यहां मैं बता रहा हूं स्पीड इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने पढ़ा था, लेकिन जो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस लेने वाले हैं वो डिस्टेंस कौन सा लोगे? सोचो, पहले तो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था भैया, स्ट्रेट पाथ में था, क्या आप स्ट्रेट पाथ में है? नहीं, तो इसका हम क्या लेंगे? सरकमफ्रेंस लेंगे। क्या लेंगे? सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और टाइम यही रहेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब जो अप्लाई करोगे फॉर्मूला वो स्पीड, स्पीड नहीं कि यार वी करो, ठीक है, स्पीड कहीं आप लोग डिस्प्लेसमेंट ना समझ लो, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हम क्या लेंगे? इसका हम सरकमफ्रेंस लेंगे, या आप पेरीमीटर कह लो, ठीक है। पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, ठीक है, टाइम टी होता है। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको ध्यान में आप रखोगे, ठीक। शायद 1 या 2 न्यूमेरिकल में करवा दूंगा इसमें, उसके बाद में और जो है वो डिफरेंट कुछ न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है, क्योंकि मैं अब जा रहा हूं प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम नहीं किए करोगे यार फिजिक्स में तो मजा नहीं आता, ठीक है। प्रॉब्लम ही अपना अच्छे तरीके से जो होता है वो कंसेप्ट को क्लियर कर पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए, आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक जिनका डायमीटर 200 मीटर है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड का टाइम लगता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड? क्या वो डिस्टेंस कवर करेगा?
and or the displacement at end of 2 minute 20 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब 2 मिनट 20 सेकेंड में, ठीक है, हमें बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब ये और आसान करते हैं। मान लीजिए कि ये सर्कुलर ट्रैक है जिनका डायमीटर कितना है 200 मीटर का। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि एथलीट जो है वो ए पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और ये बी पॉइंट हमने माना है। तो एथलीट को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड का। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना राउंड वो कवर करेंगे। ठीक है, जब सबसे पहले निकालना है कितना राउंड वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसके बाद में हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टाइम गिवन है अपने पास में। ठीक है, टाइम क्या गिवन है, ठीक है, 40 सेकेंड में हम कह सकते हैं यहां से 1 राउंड है ना, यही कंप्लीट करते हैं। 1 राउंड कंप्लीट करने में उनको कितना लग रहा है, कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट इज इक्वल टू 40 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम क्या होगा 2 मिनट है, तो 2 को मल्टीप्लाई 60 से कर दो प्लस 20 सेकेंड। इसको जब जोड़ते हैं तो मिलता है हमें 6 दूनी 12 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड। ठीक, ये टोटल टाइम आ चुका 140 सेकेंड। अब अपने को क्या करना है, तो अपने को ये करना है कि हम निकालते हैं नंबर ऑफ राउंड, है ना, नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालोगे। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालोगे, टोटल टाइम 140, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक राउंड जो कंप्लीट कर रहा है। इसको कैंसल आउट करोगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 आ गया। ठीक है, पॉइंट लगा दे, 4 5 जा 20। तो कितना राउंड कंप्लीट करेगा 3.5 यानी कि 3.5 बार, है ना, 3 राउंड वो कंप्लीट करेगा और यहां आके रुक जाएगा। ठीक है, ये बी पॉइंट है, इसको थोड़ा सा खिसका देते। तो राउंड तो पता चल गया, अब निकालते हैं डिस्टेंस। ठीक, नाउ डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है जरा याद करो। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब या तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम आपके पास में गिवन है। ठीक है, टाइम आपके पास में गिवन है, लेकिन ये किस पाथ में मूव कर रहा है। ठीक, सर्कुलर है तो पैरामीटर लोगे यहाँ पे 2 पाई आर इंटू टाइम आपके पास में, यानी कि राउंड जो है वो कितना है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं और आसान करता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू circumference into टोटल राउंड। ठीक है, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को समझने में। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, राउंड कितना है 3.5 है। ठीक है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ध्यान रखना फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही लगेगा, कंफ्यूज मत हो। ठीक, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस अपने पास में देखो कितना है। अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, क्या रेडियस 100 मीटर नहीं होगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाई 2, तो डायमीटर 200 है। ठीक है, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 100 मीटर आ गया। ठीक है, तो रेडियस कितना है 100 इंटू 3.5। अगर इसकी पॉइंट हटा दें तो
10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 बचे 35, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 44 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, और यहाँ पे 10 रह गया तो इसको 50 कर लो यार, 50 कर लो, कितना आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया 2200 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2200 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन जानते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पाथ, ठीक है, तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 200 ही होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से अपना आंसर कौन सा है, जो करेक्ट है वो ए है, ठीक है। देखो आप अगर चाहो तो इसको जो है, जो मैंने पहले लिखा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसमें बैठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना सरकमफ्रेंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल राउंड के साथ में तो हमारा पता क्या चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो भैया उतना ही रहेगा, ठीक है, 200 ही रहेगा। देखो जरा सा, अरे बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या रहा है जरा सा देखिएगा, कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड। कह रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिनका रेडियस 42,250 किलोमीटर है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या है, ठीक है, यानी कि क्या है या तो स्पीड कैलकुलेट करो, ठीक है, निकालो। इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यदि 24 घंटे उन्हें लगते हैं अर्थ को रिवॉल्व करने में, घूमने में, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लेनेट है अर्थ है 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और आसान करते हैं, कह रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिनका रेडियस 42,250 किलोमीटर है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या है कैलकुलेट करें, यानी निकालें उसका स्पीड क्या है, ठीक है, यदि उन्हें एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है अर्थ की, ठीक, तो आइए हम मान लेते हैं कि ये हमारा ऑर्बिट है, अंडा जैसा लग रहा है भाई, बैठा दिया जाए, ठीक है, ये हमारा रेडियस है और रेडियस अपने पास में गिवन है 42250 किलोमीटर, ठीक है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है ना इसके अराउंड में, और इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 24 घंटा का समय लगता है, तो दिया क्या क्या है जरा सा देख लो, ठीक है, अपने पास में दिया क्या है, तो रेडियस दे दिया है 42250 और टाइम दे दिया अपने पास में 24 आवर्स, यह है किलोमीटर, जरा आंसर देखो किसमें देना, किलोमीटर पर सेकंड में देना, तो इसको चेंज कर दें तो 24 को ऐसे ही लिख लिया, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में क्या, टाइम आ गया, ठीक है, टाइम आ गया, ठीक है, आराम से देखो, अपने को निकालना क्या है, स्पीड निकालना है, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने जब आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा रहा था वहां मैंने बताया था कि जो इसमें डिस्टेंस लोगे वो डिस्टेंस कैसा लोगे, आप यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस लेंगे सरकमफ्रेंस का, क्योंकि ये
सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वही लेना है अपने को डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा बाई टाइम। ठीक है, वैल्यू रखा जाए फिर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 42250। ठीक है, डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, आगे में चलते हैं। ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, जरा सा देखो, हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 22 इंटू 42250 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 7। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ, लॉन्ग हो जाएगा टाइम बचाने के लिए। ठीक, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, पहले कुछ कैंसिल कर दें क्या, चलो इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 12, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक, अब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो न्यूमरेटर वाला मैं कर रहा हूँ 22 इंटू 4225। जब इसको हमने प्रोडक्ट किया तो ये हमें यहाँ से मिल गया 92950 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 12। ये आ गया हमारे पास में 30240, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 9295 डिवाइडेड बाई 3024। कितना आ गया ये, पहले इसको कॉपी कर दे, 9295 डिवाइडेड बाई 3024। ठीक, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा v इज इक्वल टू 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो देखो यार, क्वेश्चन को पढ़ो और उसको जो है ना देखो कि आपको दिया क्या है। ठीक है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है। हमें स्पीड पूछा था, ठीक है, तो हमने यहाँ से स्पीड निकाल लिया। और लेंदी प्रोसेस से कर सकते थे आप, सबसे पहले हो सकता है कि आप किलोमीटर में कैलकुलेट करो, फिर बाद में उसको आप जो है सेकंड में कन्वर्जन करो। हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्या किया कि एक साथ में लेके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन कराते हैं, पहले इसको आप कॉपी करेंगे, क्वेश्चन 3 करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि a jet plane start from rest with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि एक जेट प्लेन है जो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ एंड मेक्स a run for 35 सेकेंड बिफोर टेकिंग ऑफ। ठीक है, और वो जेट प्लेन 35 सेकेंड तक रनवे में दौड़ती है उड़ने से पहले। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, तो उस रनवे का मिनिमम लेंथ क्या है, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ, और उस जेट प्लेन का वेलोसिटी हमें बताना है जब वो टेक ऑफ किया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। और आसान करते हैं, कह रहा हमसे कि एक जेट प्लेन रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ, और उड़ने से पहले वो 35 सेकेंड तक रनवे में दौड़ती है, तो उस रनवे का हमें मिनिमम लेंथ बताना है। ठीक है, और आगे में क्वेश्चन कह रहा है कि उस जेट प्लेन का आप मुझे वेलोसिटी बताएं क्या रही होगी जब वो टेक ऑफ किया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे क्या है। तो देखो यहां पे हमसे क्या कह रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आने की इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, एक्सेलरेशन अपने पास में दिया है
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझना है आपको, ठीक है। और 35 सेकंड तक वो दौड़ती है, यानी कि टाइम भी अपने को दे दिया 35 सेकंड, ठीक है। ये दे दिया, बताना है क्या, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा रनवे का, ठीक। अब सोचो यार कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। तो क्या अगर हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो u भी पता है, t भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, यहां से हम डिस्टेंस को पता कर लेंगे। तो s इज इक्वल टू u कितना है 0, टाइम कितना है 35 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 3, ठीक है, और टाइम कितना है 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जीरो से जब इसको हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमें जीरो मिल जाएगा। इसको काट दें, काट दें, चलो हमने काट दिया। तो ये मिल जाएगा 1.5 में, प्लस 1.5 इंटू 35 इंटू 35, ठीक है, 35 इंटू 35, 35 इंटू 35, ठीक है। जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो 5 बचे 25, 5 से 15, 2 17, और 5 दिया 15, 9 और 1 10, आ जाएगा 5 2 2 1, ठीक। फिर इसको प्रोडक्ट करेंगे 1.5 के साथ में, ठीक है। तो कैलकुलेटर चला देते, बेहतर की पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये आया हमारे पास में 1.5 इंटू 1225, ठीक, ये आ गया डिस्टेंस। अगेन हम इसको प्रोडक्ट करेंगे 1225 इंटू 1.5, कितना मिल जाएगा, तो ये 1837.5 मीटर। तो वो जेट प्लेन जो है रनवे जिसमें वो रन किया है, उस रनवे का लेंथ कितना है 1837.5 मीटर, जिसमें वो जेट प्लेन रन किया, ठीक है। आगे बढ़ चलते, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब ये भी बता दो हमें कि जब वो जेट प्लेन टेक ऑफ किया उस वक्त उनकी वेलोसिटी क्या रही है, ठीक है, या रही होगी। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, अगर थर्ड इक्वेशन लगा दे तो कोई परेशानी, ठीक, चलो कोई नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाते, कंफ्यूज मत हो कि चूज करने में हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें, ठीक, जो माइंड में लगा देना है। v निकालना है, इनिशियल 0 प्लस एक्सेलरेशन 3 इंटू टाइम है 35, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 5 दिया 15, 9 और 1 10, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जिस वक्त वो जेट प्लेन टेक ऑफ किया उस वक्त उनका वेलोसिटी कितना था 105 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे में दिखाते हैं, अगर आपको अब थर्ड इक्वेशन लगाते हो तो क्या होता है, देखो जरा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एस, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया यहाँ तो आंसर आ चुका है, ठीक है, पहले आपको ऑप्शन हम टिक कर देते हैं, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा मैं करवा रहा हूँ थर्ड इक्वेशन से, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, टाइम टेकन लेगा, ठीक है। हमारे पास में कैलकुलेटर हम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में कुछ नहीं होगा, आपको खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास में 3, और डिस्टेंस अगर देखा जाए तो हमने कैलकुलेट करके लाए हैं 1837.5, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1837.5। आगे में चलते हैं, जब इसको हम प्रोडक्ट करेंगे 18
37.5 इंटू 6, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 11025, ठीक है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11025। देखो इसका स्क्वायरिंग को रिमूव करोगे तो इधर आके बैठ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट हमें निकालना है, स्क्वायर रूट निकालेंगे जब तो हमें मिल जाएगा 105 मीटर, ठीक है। तो अब यार ये देखो, थर्ड इक्वेशन लगा लो या फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, ये डिपेंड आपके ऊपर में करता है, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है ना वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग है, रूट में आएगा तो रूट में जो है ना आपको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि किसका रूट है। तो इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन को आप अप्लाई कर देना, हमने दोनों करके आपको दिखा दिया, ठीक है। जो आपको बेहतर लगे आप दोनों अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है on a 60 kilometer trek a train travel the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour, full stop। How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip। कह रहा है कि 60 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है, समझना। फर्स्ट 30 किलोमीटर का, ठीक है, फर्स्ट 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है वो किस स्पीड से चले कि उनका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का हो जाए। समझाऊंगा, अभी परेशान मत, यानी कि यहां वेलोसिटी नहीं दिया गया और ना ही टाइम यहां पे पता है। अगर यहां टाइम देखा जाए तो पर आवर है, ठीक। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 60 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है जिसमें 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, ठीक है। जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो किस स्पीड के साथ में चले कि उसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का हो जाए, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं यहां से, ये पी डिस्टेंस, ठीक। चलिए, तो गिवन क्या है, गिवन अपने पास में है स्पीड हमारे पास में दी गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है तो t1 ले लेता हूं मैं, ठीक है, टाइम है 1 आवर, ठीक है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास में है 30 किलोमीटर, ठीक। और नेक्स्ट ट्रिप का अगर देखा जाए तो अपने पास में क्या, अच्छा, एवरेज स्पीड गिवन है VAV 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये गिवन है। नेक्स्ट में हमें t1 नहीं पता है और स्पीड भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, ठीक। अगर हम टाइम निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, टाइम निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे जरा सोचो। तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर का, v यहीं रहेगा, तो यहां से t1 टाइम पता चल गया, क्या चल गया, ठीक। हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन है, टोटल ट्रेवल मैंने कट किया है, टोटल टाइम टेकन, यही होता है। एवरेज स्पीड यार आपके पास में दिया हुआ है, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 60, और टोटल टाइम टेकन तो t1 है आपके पास 1 घंटा प्लस t2 है आपके पास में 30। ऐसा करते हैं, यहां से हटा के इसको इधर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है,
कहीं कट जाएगा तो यार कट गया। 40 किलोमीटर पर आ रहा है, किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टोटल डिस्टेंस 60 टाइम 1 आवर प्लस T2, अगर इसको T2 कह दो भैया, इसको T2 कह दो, इसको T1 कह दो, है ना, कंफ्यूज कहाँ कर रहे हैं यार, T2 नहीं पता है, 30/V आ जाएगा। हम ऐसा करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर दें, ठीक, इसको इधर ले और इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो ठीक, हम इधर सॉल्व करेंगे, परेशान मत हो। तो 1 + 30V इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल कर दें, ठीक, इसको और कट कर देते हैं 2, और ये 3 टाइम्स में चला जाएगा। आगे में चलेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें 30V इज इक्वल टू 3/2, और इस 1 को जो है राइट पे लेके चले जाएंगे तो माइनस होगा, एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, ठीक, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो 3 - 2, और ये 30/V, तो 30/V इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, V इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी स्पीड से चलने पड़ेंगे कि उसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर के हो जाए, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना पड़ेगा, यानी कि जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर का है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, मेरे हिसाब से लग रहा मिटाना पड़ेगा, देखते हैं, कोई बात नहीं, मिटा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ 100 मीटर हाई क्लिफ and at the same time another body is thrown from the ground with 25 meter per second velocity in upward direction। क्या कह रहा है कि एक 100 मीटर ऊंचे टीले से एक बॉडी को गिराया जाता है और उसी समय जमीन से एक बॉडी को फेंका जाता है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ वेलोसिटी लिखा, मैं स्पीड कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ में अपर डायरेक्शन में। तो ये दोनों कहां मिलेंगे, ठीक है, किस पॉइंट पे मीट करेंगे, यानी कि कितने डिस्टेंस पे मीट करेंगे, फिर से समझाता हूं, ठीक है। 100 मीटर का एक आपका क्लिफ है, वहां से एक बॉडी को छोड़ा जाता है, उसी टाइम जमीन से 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ में एक बॉडी को फेंका जाता है अपर डायरेक्शन में। तो ये दोनों कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे, तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्लिफ है, ये जमीन है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है, 100 का, ठीक है, 100 मीटर का है, ठीक है, 10 मीटर लिख रहा हूं, 100 है, 100 मीटर का, और यहां से एक बॉडी को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, हम इसको बॉडी A1 कह देते हैं, ठीक है, और जमीन से B बॉडी को फेंका जाता है, थोड़ा सही बना दो, जमीन से इसको फेंका जाता है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लेते हैं ये बी बॉडी है और मिट कहाँ कर रहा है, तो हम पी पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये दोनों मिट करेगा, मिलेगा, ठीक है, दोनों पी पॉइंट पे मिलेगा। तो ए बॉडी के लिए जो डिस्टेंस है मैं कुछ यहाँ कंसीडर कर लूँ, ठीक है, एपी का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि x मीटर है, कितना है, x मीटर। तो जो पीवी का यानी कि पीवी इस बॉडी जो आपका बी बॉडी है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर आप देखने जाए तो, अरे भैया 100 में से अगर हम घटा दें x तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा भैया, कंफ्यूज कहाँ हो रहा है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है, हमें ये बताना है कि ये दोनों बॉडी कितने डिस्टेंस पे मीट करेंगे, कहाँ पे मिलेंगे,
अगर ये हो गया है तो क्लियर करें जरा सा, क्योंकि हमें इसको रफ करना पड़ेगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, फॉर बॉडी ए, हम ए बॉडी के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस अपने पास में, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ तो हमने गिवन लिख ही दिया है, कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ। देखो भैया, जब कोई बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या लेंगे, माइनस जी, जिसकी वैल्यू अगर लेना है तो आप ले सकते हो 10 या तो फिर 9.8, जो आपको बेहतर लगे, लेकिन नेगेटिव के साथ में। ठीक है, नेगेटिव के साथ में, ये दोनों के लिए नेगेटिव है। और जब डाउनवर्ड की तरफ कोई ऑब्जेक्ट, बॉडी या बॉल आते हैं तो वहां एक्सेलरेशन जो होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप चाहे तो कितना ले सकते हैं, 10 या 9.8। ठीक, लेकिन हम 10 लेके चलेंगे, और ना भी लें तो कोई बात नहीं होगा। ठीक, तो हम बॉडी ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, s आपके पास में अगर देखें तो s क्या है, ए पी है। ए पी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी ले रहे हैं भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए पी क्या हमारे पास में, एक्स मीटर है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमें नहीं पता, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, 0 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ 0। ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करो, बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, नाउ फॉर बॉडी बी, ठीक, हम बी बॉडी के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके अभी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अपने पास में गिवन है। ठीक है, फिर सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या लोगे, देखो ये हमने डिस्टेंस कितना लिया था, x लिया था। ठीक है, अब यहां से अगर p से b तक आप देखें डिस्टेंस, तो क्या आपके पास में 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो पी बी इज इक्वल टू यू टी का वैल्यू हम रख देते हैं 25 टी है, प्लस, ठीक है, हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, और पी बी कितना है, 100 माइनस एक्स, ब्रैकेट में ले लिया, इज इक्वल टू 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, बताओ कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो बताओ, अरे हाँ या ना बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब सोचो, जरा सा सोचो, अब क्या करोगे अगर हम हाफ जी टी स्क्वायर की प्लेस पे एक्स रख दे तो लिखते हैं, लिख देता हूं यार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में हम पुट कर रहे हैं, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 टी माइनस एक्स। ठीक, इसके प्लेस पे हमने रख दिया, इस x को इधर लेके आओ, 100 माइनस एक्स, माइनस है तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 टी, ये कैंसल आउट होगा, बताओ तो
कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से अगर निकालने जाएं तो हम 25t, देयरफॉर 25t इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बचा हुआ करने के लिए ना। अगर हम t की वैल्यू को रखते हैं, ठीक है, t की वैल्यू हम रखते हैं, कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस x पता चल जाए ना। नाउ x इज इक्वल टू हाफ, g का वैल्यू 10 ले लिया मैंने, और टाइम हमारे पास में 4 का स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 5। x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 का स्क्वायर 60, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर। कौन सा आ गया हमें, AP का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर का, तो मुझे ये बताओ PB का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, देयरफॉर ये किसका डिस्टेंस आया, ये आया है AP का। ठीक, देयरफॉर PB इज इक्वल टू 100 माइनस x की वैल्यू रखो, तो PB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 80। ठीक, 100 माइनस 80, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो PB इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो दोनों जो बॉल है वो मिट कहां करेगा, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर की हाइट पे ये दोनों बॉल जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है और सॉल्व करना है। बताइए अगर कोई कंफ्यूजन है तो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो। ऐसी मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक पॉसिबल हो क्वेश्चन को इजी बनाया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में भला लग रहा था कि यार छोटा है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब देखो कितना प्रैक्टिस का जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो PB का डिस्टेंस है आपके पास में 20 मीटर का, और ये वाला है 80 मीटर का। तो इस तरीके से यार आपका जो चैप्टर मोशन है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो शायद मैं न्यूमेरिकल एक चैप्टर करवाऊं, लेकिन उम्मीद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, और अगर हम न्यूमेरिकल ज़्यादा कवर करते हैं तो फिर डिले हो जाएगा हमारा कोर्स कंप्लीट होने में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन हम शुरू करेंगे। ठीक है, फोर्स लॉ एंड मोशन इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए।